नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले कुछ क्लासों में आप लोगों को इन्वायरमेंट के विषय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपसे ज़रूर आग्रह करते हैं कि जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम बच्चे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके, ठीक है। और उसके संबंध में जो भी क्लासेस है पढ़ सकें, ठीक है। तो आज हम लोग एनवायरनमेंट का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो टेट सीटेट और यूपी टेट जो भी सहायक अध्यापक या अन्य जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम यूपीएससी ट्रिपल एससी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक जिम्मेदार है। ये पढ़ना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन। इसका दूसरा ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, वैश्विक तापमान भी कहा जाता है, या जलवायु परिवर्तन भी कहा जाता है, और इसको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, ठीक है। आज इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये है क्या, उसके बाद ये किसके कारण ऐसा होता है, इसका प्रभाव पड़ता है कहाँ, और इसके क्या कुछ उपाय भी हैं। इस जान लीजिए एक तरह से महामारी के रूप में होता है ये, ठीक है। ये पृथ्वी पर और मानव पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो क्या इसको दूर किया जा सकता है? नहीं, कि इसके लिए कुछ कारण मतलब उपाय भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जाने ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो ग्लोबल नाम से सोचो, ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी, और वार्मिंग मतलब होता है गर्म। तो पृथ्वी का गर्म होना, है ना। अगर बात की जाए ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल मतलब पृथ्वी से लगाया जाता है, वार्मिंग मतलब गर्म का होना। तो पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, ठीक है। वैश्विक तापमान कहलाता है। यह जलवायु में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन होता है। और इससे परिवर्तन से, ये परिवर्तन किन कारणों से होता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण से होता है, ठीक है। तो अगर हम सामान्य अर्थों में बात करें, तो सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है उसमें वृद्धि ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान का जो मानक है लगभग 14 से 15 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसका औसत तापमान लगभग 14 औसत तापमान माना जाता है, जो 14-15 के बीच होता है, ठीक है। तो इस औसत तापमान से जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से जनधन आदि की हानि होनी शुरू हो जाती है। इससे इस ग्रीन हाउस गैस का पृथ्वी पर मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के जो जिससे हमारी पृथ्वी प्रभावित होती रहती है, हमारी हम लोगों पर प्रभाव पड़ता रहता है। इसकी संकल्पना सबसे पहले 1824 में जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार दिया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया, तो जोसेफ फोरियर ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1824 में दिया था, ठीक है। इस गैसों के कारण पृथ्वी का जो तापमान है औसत से ज़्यादा हो जाता है। इससे आपके सामने क्या हो जाता है भाई, ग्रीन हाउस का प्रभाव दिखाई देता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम ये जान लेते हैं बेटा कि ग्रीन हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, इसको जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बातें समझ में आएगी भाई, सीधे बताया गया कि सामान्य तौर पे अगर देखा जाए पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना, तो जिन प्रभाव से, जिनके कारणों से हमारी पृथ्वी औसत तापमान से बढ़ जाती है, वही तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ये प्रभाव कैसे पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। यह एक प्राकृतिक घटना है। ग्रीन हाउस या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है। ये किसी द्वारा नहीं होता, इसको प्रकृति द्वारा होता है, लेकिन कारण
कारण जो होती है प्रकृति और मनुष्य दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया का होना एक प्राकृतिक के ऊपर निर्भर होता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड किरणों के अवशोषण से वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होती है। जिसमें होता क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं, इंफ्रारेड किरणें हैं, वो सीधे आके पृथ्वी पे पहुंचती हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर वो किरणें कुछ अवशोषित हो जाती हैं। अब भाई कुछ जब पृथ्वी इस पर पड़ने के बाद जलवाष्प CO2 के रूप में बाहर निकलती हैं, तो कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें वायुमंडल में ही रह जाती हैं, और वायुमंडल में जब रह जाती हैं तो उनसे एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने से हमको क्या दिखाई देता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। तो हमारे जनधन की हानि होनी शुरू हो जाती है, यानी प्रकार की मानव पर अगर देखा जाए तो बीमारी फैलना शुरू हो जाती है, भुखमरी आ जाती है, बाढ़ आना शुरू हो जाती है, भूकंप, है ना, अधिक आंधी तूफान, ये सब चलना शुरू हो जाते हैं, जिससे जनधन आदि की हानि होती है, ठीक है। तो एक बार अगर हम समझाएं आपको तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी क्या है भैया, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ये अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी सीधे किस पर आके पड़ती हैं, पृथ्वी पर आके पड़ती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर किरणें पड़ने के बाद जब किरणें वापस जाती हैं तो कुछ किरणें बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें वायुमंडल, ये आपका क्या है, ये हमारा वायुमंडल है, तो कुछ किरणें वायुमंडल में ही क्या हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। जैसे कि खास करके कौन कौन से है, CO2 है जलवाष्प के रूप में, ठीक है, इसमें अवशोषित हो जाती हैं। तो इस अवशोषण से हमारा जो वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने से क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहा जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही हमारा पृथ्वी का जो तापमान है, वायुमंडल का तापमान है, वो औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रकृति पर और मानव पर दोनों पर समान प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं ये ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं और इनका किस तरह से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, कारण। अब हम ये जानें कि ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, पृथ्वी का औसत तापमान से बढ़ जाना कारण क्या हो सकता है। तो कारण में ग्रीन हाउस गैसें मुख्य कारण बनती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें में जैसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कभी गैसों के नाम दे देगा, पूछेगा निम्न में ग्रीन हाउस गैस हैं, तो आपको मैं गैसों का नाम बता दे रहा हूँ, जिनको आप पहचान लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहली जो मुख्य गैस है वो है CO2। क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे कई विकल्प दिए गए हों तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण पूछ ले तो आप हमेशा किसको जिम्मेदार ठहराएं, CO2 को जिम्मेदार ठहराएंगे, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार CO2 होती है, ठीक है। वायुमंडल को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस के रूप में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, O2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो CH4, CFC, O2, N2, ये सब प्राकृतिक गैस के रूप में कहीं ना कहीं इनके कारणों से हमारी जो पृथ्वी है, वायुमंडल है, इस पर प्रभाव पड़ता रहता है। तो अगर हम आपको विकल्प में दे दिया जाए, बहुत सारे विकल्प दे दिए गए हैं, अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव किस गैस से पड़ता है तो हम वहाँ क्या मानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मानेंगे। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, पृथ्वी की
सूर्य से निकलनी अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर गिरती हैं। तो पृथ्वी से जब वो जलवाष्प आदि के रूप में बाहर, गैसों के रूप में बाहर निकलती हैं, तो कुछ गैसें तो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ गैसें वायुमंडल द्वारा जलवाष्प के रूप में क्या होती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं। तो इस अवशोषण से वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ठीक है, वैश्विक क्या होता है, वैश्विक तापमान क्या होता है, अधिक से अधिक बढ़ जाता है, जिससे इस पृथ्वी पर रही जैव विविधता और मतलब बायोडाइवर्सिटी आदि पर क्या होता है, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए अन्य की, तो अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे क्या है भाई, प्रदूषण आप जानते हैं, जल प्रदूषण कारण मानव ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है, जल में सड़े गले पदार्थ आदि खुले स्थानों में फेंक दिए जाते हैं, सड़े गलने से जल प्रदूषित होता है। जल के प्रदूषण से भी अनेक प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं, और इन गैसों से तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है, वनों की कटाई आप देख रहे होंगे, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अंधाधुंध कटाई से जो है हमारा तापमान ठंडा नहीं हो पा रहा भाई, हवा मिल ही नहीं पा रही हम लोगों को। ठीक है, तो इससे जो है हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और तमाम उद्योग आदि धंधे आदि लगे हुए हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार की गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए आप अगर गाँव आदि जनता, जहाँ बहुत ज़्यादा जनता रहती है, उसको अगर दूर कहीं एस्टेब्लिश किया जाए तो थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उस उद्योगों से अनेक प्रकार के गैसें, सड़े गले पदार्थ आदि से फेंक दिए जाते हैं, इससे हमारा तापमान और बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, धुआं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कारण की, तो कारण को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक कारण, एक मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या हो सकता है भाई, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक कारण में ग्रीन हाउस गैसें क्या क्या होती हैं भाई, CO2। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए जिम्मेदार कौन है, CO2 है। CH4 मीथेन की अगर उत्पत्ति की बात की जाए, तो हमेशा मीथेन गैस की उत्पत्ति सड़े गले पदार्थों आदि से की जाती है। ठीक है, जिसमें गोबर गैस वगैरह आप लोग सुने होंगे, इन सबको सड़ा बुलाकर मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। तो ये मीथेन गैस भी कहीं ना कहीं वायुमंडल को गर्म करने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और O2 ऑक्सीजन और NO2। ठीक है, ये सब प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मानवीय कारण में से प्रदूषण, वनों की कटाई, उद्योग धंधे, धुआं आदि। ठीक है, तो ये दो प्रकार के कारण हो गए। अब हम ये समझ लें कि सबसे ज़्यादा हमारे ग्लोबल वार्मिंग केवल कार्बन के कारण होती है। तो कार्बन की उत्पत्ति कहाँ से सबसे ज़्यादा होती है, उन कुछ उत्पादक क्षेत्रों के नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रमुख उत्पादक या प्रमुख जिम्मेदार देश में कौन कौन से देश हैं जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के सबसे प्रमुख जिम्मेदार होते हैं, अर्थात जहाँ से कार्बन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित की जाती है, वो सबसे अधिक जिम्मेदार देश माने जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा चीन से होता है। कहाँ से होता है भैया, चीन से होता है। चीन से लगभग पूरे विश्व का, तो अगर नैक दृष्टि से देखा जाए, विश्व का चीन पहला देश है जिससे लगभग 30% कार्बन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ से पड़ रहा है, चीन से पड़ रहा है। यह विश्व का प्रथम देश माना जाता है, किस दृष्टि से, नैक दृष्टि से, कि यहाँ से हमारा वायुमंडल सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, वैश्विक तापमान ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद USA, अमेरिका 15%, अगर हम 15% कार्बन की उत्पत्ति कर रहा है। अगर हम किसी भी देश की प्रति व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से देखा जाए तो कौन माना जाएगा भाई, USA, अमेरिका माना जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका माना जाएगा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन अगर प्रति व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए, एक व्यक्ति से कितना कार्बन की उत्पत्ति हो रही है, तो उसमें कौन माना जाएगा, USA। अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा प्रति व्यक्ति की दृष्टि से सबसे अधिक कार्बन उत्पत्ति का देश है तो USA है। ठीक है, और कितना परसेंट, लगभग 15% कार्बन की उत्पत्ति कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय तमाम संघ देश हैं जहां से 9% कार्बन की उत्पत्ति होती है, और भारत एक ऐसा देश है जहां 7% कार्बन की उत्पत्ति
हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कार्बन के उत्पादक क्षेत्रों के विषय में समझ में आ गया होगा। तो अगर न्यायिक दृष्टि से बात करेगा, सबसे ज़्यादा विश्व में कार्बन की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, तो चीन से हो रही, लगभग 30%। ठीक है। अगर प्रति व्यक्ति कार्बन की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, तो प्रति व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा यूएसए है, लगभग 15%। ठीक है। और यूरोपीय संघ जो देश हैं, यहाँ से कितना परसेंट है, 9% कार्बन की उत्पत्ति हो रही है। और हमारे देश से, भारत से 7% कार्बन की उत्पत्ति हो रही। तो ये आपके अनेक कारण समझ में आ गए। अब इन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। इन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जलवायु परिवर्तन। अब इस ग्लोबल वार्मिंग से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से कहीं ना कहीं हम लोग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसके प्रभाव की बात कर लेते हैं। प्रभाव पहला पृथ्वी पर पड़ता है और दूसरा मानव पे पड़ता है। ठीक है। पृथ्वी पर प्रभाव और मानव पर प्रभाव। तो पृथ्वी पर सीधे से मतलब मैंने परिभाषा में ही बता दिया, पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, तुरंत जलवायु में क्या होता है भैया, परिवर्तन हो जाता है। तो जलवायु में परिवर्तन जब होता है पृथ्वी के, तो बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। तो इससे जनता को और प्रकृति को, जनधन आदि को संपूर्ण हानि होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है भाई, जलवायु परिवर्तन। जब जलवायु परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन से अनेक तूफान आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी निसर्ग तूफान आया था, सुने होंगे। ठीक है। और अनेक नाम से जो है पुकारे गए हैं। तो इस तरह से क्या होगा भाई, अगला ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर का पिघलना, जब तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने से बड़े बड़े हिमखंड, ग्लेशियर आदि पिघलना शुरू हो जाते हैं। और इन ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो बाढ़ आना शुरू हो जाती हैं। जिससे जो मानव आदि खेती कर रहा है, उस खेती को भी बाढ़ क्या कर देता है भाई, बहा ले जाता है। खेती से भी प्रभाव पड़ता है, इससे भूखमरी आदि भी आ जाते हैं। ठीक है। तो ग्लेशियर ऐसे स्थान होते हैं जहाँ से नदियों की उत्पत्ति होती है। तो ग्लेशियर का पिघलना, बाढ़ का आना सबसे बड़ा कारण। ये किस कारण होता है, तापमान के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है। समुद्र तल में वृद्धि, सीधे जब ग्लेशियर बढ़े पिघलेंगे तो समुद्र का तल है तो वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने से बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। बाढ़ आने से आम जनता आदि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और जैव विविधता ह्रास, जीवों की जैव विविधता मैंने बताया था, जीवों में जो विविधता पाई जाती है, ये भी इसमें भी ह्रास होना शुरू हो जाएगा। एक एक जीव जंतु मरते जाएंगे। ठीक है। उनमें कोई विविधता नहीं रह जाएगी। तो ये पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जिसमें अब मानव पर अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। भूखमरी भाई सीधे से मतलब है, बाढ़ आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, चक्रवात आ जाएगी, सूखा हो जाएगा। लोगों को कहाँ से खाने पीने की मिलेगा, तो भूखमरी जैसी स्थिति दिखाई देगी। उनके घर आदि बह जाएंगे। ठीक है। बाढ़ से तो आवास की भी, जैसे अभी देखिए बिहार में और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में, बिहार का मतलब बाढ़ का सामना लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आवास की समस्या हो गई। और फिर कृषि भाई, बाढ़ से कृषि प्रभावित हो जाएगी। ठीक है। और बाढ़ और सूखा आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग से, जलवायु के परिवर्तन से पृथ्वी पर, मानव पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आया बेटा? तो अब इसके प्रभाव से, अब इस प्रभाव को, इस महामारी को, इस महाघटना को, इस महान बीमारी को, इस तापमान के बढ़ने को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर किए गए हैं। ठीक है। तो मैं पिछली क्लास में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर और प्रति व्यक्ति के स्तर पर, ध्यान दीजिए, जब भी मेंस में कोई भी यूपीएससी या किसी में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो हमेशा अगर आपसे पूछता है उपाय, तो 3 स्तर पे बताएंगे, वैश्विक स्तर पर और देश के स्तर पर और प्रति व्यक्ति के स्तर पर। तो हम कुछ जो है आपको बता देते हैं, बाकी हम पिछली क्लास में भी चर्चा इसके विषय में किए हैं। ठीक है। सबसे पहला है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन कराया गया, जिसका मुद्दा था पर्यावरण संरक्षण। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, पर्यावरण प्रदूषित ना होने पाए, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग होने ना पाए। ठीक है। तो स्टॉकहोम का सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। इसका मुद्दा क्या था? पर्यावरण को संरक्षित करना।
ठीक है। और उसके बाद 20 साल बाद अगला जो सम्मेलन हुआ पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस सम्मेलन कब हुआ था? ब्राजील में हुआ था और 1992 में हुआ था। ठीक है। तो रियो सम्मेलन या T20 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, रियो सम्मेलन। अगला 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? जावा। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। इसकी मुद्दा क्या था? इसका मुद्दा था कार्बन क्रेडिट अवधारणा। ठीक है, कार्बन क्रेडिट अवधारणा मतलब जो हमारी ओजोन परत क्षय हो रही है, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों के प्रभाव से इसको बचाव करना, उसको सुरक्षित करना, इससे क्रेडिट कार्बन की अवधारणा को भी समाप्त करने की बात की। ठीक है। अगला है तो 2015 में पेरिस समझौता कराया गया और इसमें COP20 भी लाया गया। ठीक है, ये आपका 2000, उसके बाद दिसंबर 2018 में एक COP24 पोलैंड में कोरोबाइस नामक स्थान पर सम्मेलन किया गया। तो आपसे पूछा जाए COP24 कब आयोजित किया गया? दिसंबर 2018 में। कहाँ आयोजित किया गया? पोलैंड के कोरोबाइस में। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार के आपके जलवायु परिवर्तन में रोकथाम करना, परिवर्तन से बचाव करना, आपके लिए कुछ ना कुछ सम्मेलन कराए गए हैं। ठीक है, एक आपको नोट में पॉइंट बता दिया जाए भाई। नोट में एक अर्थ आवर सूट डे कभी पूछ रहता है, इसका संबंध किससे होता है? तो अर्थ आवर सूट डे का संबंध होता है पृथ्वी पर जो साधन है, इन संसाधनों का जिस समय उपभोग कर लिया जाता है वही डे क्या कहलाता है? अर्थ आवर सूट डे कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वह दिन जिस दिन पृथ्वी पर पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है। पृथ्वी पर जितने संसाधन है जिस दिन उपयोग कर लिया जाता है वो दिन क्या होता है? वो दिन क्या होता है? अर्थ आवर सूट डे होता है। तो 2008 से अर्थ आवर सूट डे कब मनाया गया? ये 1 अगस्त को ही मना लिया गया। तो 1 अगस्त का मतलब होता है कि 4-5 महीने पहले ही, तो 4-5 महीने क्या हुआ? बोनस के रूप में उपयोग किया गया। ठीक है, और 2019 में 29 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, अर्थ आवर सूट डे। अगर 2020 की बात किया जाए तो 2020 में भी 29 जुलाई को आवर सूट डे मनाया गया, जिसमें संपूर्ण संसाधन का लगभग 1.75 गुना संसाधनों का उपयोग कर लिया गया। ठीक है, और 2017 की बात किया जाए तो 2 अगस्त में मनाया गया था। ठीक, तो आवर सूट डे आप जानते रहिए करंट का मामला है, ये हर समय अलग अलग होता है। 2020 में 29 जुलाई को, 2019 में 29 जुलाई को, 2018 में 1 अगस्त को, 2017 में 2 अगस्त। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, रिकॉल करा देते हैं। तात्पर्य क्या होता है भाई? ग्लोबल का बढ़ना। सर जोसेफ फोरियर ने प्रथम बार 1824 में इस ग्रीन गैस का प्रभाव, गैस का मतलब संकल्पना की थी। इसका प्रभाव क्या है मैंने समझाया। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, इसके उपाय। मैंने इसको विधिवत जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन पाए आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसमें आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलें, धन्यवाद।